इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता है, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। इस आग के पीछे एक नाम है जो है शरीफ उस्मान हादी। Hundreds of thousands of people gather in Bangladesh's capital Dhaka to bid farewell to Sharif Usman Hadi. वो खुलकर कहता था कि इंडिया ने 17 साल तक हसीना रिजीम को पावर में बनाए रखा, रिप्रेशन को सपोर्ट किया, प्रोटेस्ट मूवमेंट के दौरान हुई किलिंग के पीछे दिल्ली का हाथ था। 12 दिसंबर को ढाका की सड़कों पर मास गनमैन ने उसे गोली मारी, लेकिन इस एक स्टेटमेंट ने ग्राउंड पर आग लगा दी। चंद्रदास एक हिंदू मजदूर जो गारमेंट फैक्ट्री के बाहर काम करता था, सिर्फ एक अफवाह की वजह से भीड़ के हाथों मारा गया। उस पर इल्ज़ाम लगा कि उसने इस्लाम के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा कहा था। भीड़ ने इस बात पर उसे पहले खूब पीटा और पीट कर मार दिया। फिर उसकी लाश को पेड़ से लटकाकर उसमें आग लगा दी और इन सब का वीडियो बनाकर खूब जोर जोर से नारे लगाए। 19 दिसंबर 2025 को ढाका में यूएस एम्बेसी ने काफ़ी स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट जारी किया। एक ऐसा पतला बोटलनेक जहां अगर क्राइसिस के टाइम पर डिसरप्शन हो गया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट फिजिकली मेनलैंड इंडिया से कट ऑफ हो जाएगा। अब सवाल सीधा और सिंपल है, क्या अमेरिका हसीना जैसे इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट से नाराजगी दिखा रहा है या बस प्रो डेमोक्रेसी यूथ को सपोर्ट कर रहा है, फिर चाहे उनका इंडिया के खिलाफ स्टांस। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश एक बार फिर से जल रहा है। बांग्लादेश जल रहा है, सड़कें एक बार फिर नारों से गूंज रही हैं, हिंदू अल्पसंख्यकों को लिंच किया जा रहा है। लेकिन इस बार आग सिर्फ ढाका की सड़कों पर नहीं है, निशाना सीधा इंडिया है। जिन सड़कों पर कुछ दिन पहले प्रो डेमोक्रेसी के नारे गूंज रहे थे, आज वही सड़कें एंटी इंडिया स्लोगन से भर गई है। इंडियन हाई कमीशन और असिस्टेंट हाई कमीशन को खुले में धमकियां दी जा रही है और प्रोटेस्टर ओपनली कह रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चौक करके इंडिया को सबक सिखाया जाएगा। दोस्तों, ये वही सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो सिर्फ 20 किलोमीटर का पतला सा स्ट्रिप है और पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेनलैंड से जोड़ता है। इस पूरी कहानी का सबसे डरावना अध्याय मेमनसिंह जिले में दीपू चंद्र दास, एक हिंदू जिस पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया। भीड़ उसे पुलिस थाने से घसीट कर बाहर लाती है, कपड़े उतारती है, पीटती है, रस्सी से लटकाती है और फिर जला देती है। दोस्तों, जब बांग्लादेश की पॉलिटिक्स अनस्टेबल होती है ना, सबसे पहला निशाना जो है वो माइनॉरिटीज़ बनती है। इस पूरे तूफान के बीच में ना एक नाम सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है, और सच बात ये है कि वो अब जिंदा भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि वो आदमी है कौन, और उसकी मौत क्या सिर्फ एक शुरुआत थी या वो चिंगारी थी जो पहले से बिछी बारूद की लकीर को आग लगा के गई है। ढाका की सड़कों पर आज जो आग दिख रही है ना, वो अचानक से नहीं बढ़ी। इस आग के पीछे एक नाम है जो है शरीफ उस्मान हादी। Hundreds of thousands of people gather in Bangladesh's capital Dhaka to bid farewell to Sharif Usman Hadi. 32 साल का हादी बांग्लादेश के 2024 अपराइजिंग के दौरान स्टूडेंट यूथ लीडर के रूप में उभरा और इनकलाब मंच का की कन्वीनर बना। ये वही मूवमेंट था जिसने शेख हसीना को देश छोड़कर इंडिया में शरण लेने पर मजबूर कर दिया। हादी सिर्फ शेख हसीना के खिलाफ नहीं था, उसकी पूरी पॉलिटिक्स का सेंटर था उसका एंटी इंडिया नैरेटिव। वो खुलकर कहता था कि इंडिया ने 17 साल तक हसीना रिजीम को पावर में बनाए रखा, रिप्रेशन को सपोर्ट किया, प्रोटेस्ट मूवमेंट के दौरान हुई किलिंग के पीछे दिल्ली का हाथ था, और बांग्लादेश को एक पपेट स्टेट की तरह यूज़ किया जा रहा था ताकि चाइना को कंटेन किया जा सके और साउथ एशिया में इस्लाम के पॉलिटिकल राइज को रोका जा सके। लेकिन उस्मान हादी के एंटी इंडियन स्टांस के नीचे कुछ बहुत ही ज़्यादा डार्क चल रहा था। इंडियन एक्स डिप्लोमेट और स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट ने बताया कि वो एक्टिवली ग्रेटर बांग्लादेश के नैरेटिव को पुश कर रहा था। ये कोई वेग स्लोगन नहीं था, बल्कि उस्मान हादी इस नैरेटिव के साथ में प्रॉपर मैप भी सर्कुलेट कर रहा था। ये कहानी सिर्फ बांग्लादेश के इंटरनल पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि हादी का जो ये मोबिलाइजेशन है और ये जो ग्रेटर बांग्लादेश जैसे नैरेटिव है ना, इनके पीछे चाइना और पाकिस्तान के जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट का असर साफ दिखाई देता है। दोनों देशों का पुराना इंटरेस्ट रहा है कि बांग्लादेश को इंडिया और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के खिलाफ एक प्रेशर पॉइंट बनाया जा सके। पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक सर्कल काफ़ी टाइम से 3 फ्रंट वॉर की बात करते आए हैं। वेस्ट में अफगानिस्तान पाकिस्तान बेल्ट, अंदर से जिहादी नेटवर्क, और ईस्ट में बांग्लादेश जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चोक करके नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेट कर सके। अब सवाल ये है, क्या हादी इस पूरे गेम का एक कॉन्शियस प्लेयर था या सिर्फ एक प्यादा? 12 दिसंबर को ढाका की सड़कों पर मास गनमैन ने उसे गोली मार दी, जिसके कारण 18 दिसंबर 2025 को उस्मान हादी की सिंगापुर में डेथ हो गई।
बांग्लादेश पुलिस का कहना है कि उन्होंने हादी पर हमला करने वाले 2 लोगों की पहचान कर ली है और उनका क्लेम ये है कि दोनों बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया भाग गए। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इस एक स्टेटमेंट ने ग्राउंड पर आग लगा दी है। उसकी मौत को शहादत की कहानी में बदला जा रहा है, जिसे रेडिकल ग्रुप और बाहर के प्लेयर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। What we've witnessed in Bangladesh over the past month is being called the first revolution led by Gen Z. We've seen a mass uprising by students of Bangladesh who are angry over an unfair job system. जुलाई-अगस्त 2024 में बांग्लादेश में जो हुआ उसे जेन जी रेवोल्यूशन कहा गया। शुरुआत होती है जॉब कोटा प्रोटेस्ट से, लेकिन बहुत जल्दी ना ये शेख हसीना के ऑथोरिटेरियन और करप्ट रूल के खिलाफ एक फुल स्केल अपराइजिंग बन जाती है। इसके बाद पुलिस फायरिंग और किलिंग जो है वो गुस्से को और भड़का देती है और लाखों की संख्या में स्टूडेंट ने सड़कों पे उतर आते हैं। 5 अगस्त 2024 को क्राउड पीएम रेजिडेंस को घेर लेता है, जिसके बाद हसीना को देश छोड़कर इंडिया भागना पड़ता है। इसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है जिसमें स्टूडेंट लीडर को भी जगह मिलती है, जो बहुत अच्छी बात थी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि बांग्लादेश वाकई अपनी यंग जनरेशन के हाथों में वापस आ गया है, लेकिन ये जो खुशी थी ये बहुत ज़्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि जैसे ही शेख हसीना ने देश छोड़ा एक पुराना पैटर्न वापस से बांग्लादेश के अंदर में दिखाई देने लगा। जो सड़कें अब स्टूडेंट ने जीती थी ना, वो धीरे धीरे खाली हो गई। जमात-ए इस्लामी और बीएनपी से जुड़े इस्लामिस्ट नेटवर्क ने इस पूरे केओस को एक मौका बना दिया और अब जब उस्मान हादी की किलिंग हुई है ना, तो उसे शहीद को इंसाफ के नैरेटिव में बदल दिया गया है। अब देखोगे ना तो स्ट्रीट की जो पॉलिटिक्स है उसका पैटर्न भी बिल्कुल शिफ्ट हो चुका है। जो गुस्सा पहले जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी और किलिंग के जवाब के लिए था, वो अब सिस्टमेटिकली इंडिया की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। जब हिंदुओं का ऊपर अटैक होता है, क्यों हर कोई आंख बंद करके रखता है? किसी का कैंडल मार्च हम लोग को दिखाई नहीं देता। अब इसी तूफान के बीच में मेमन सिंह के भालुका एरिया से एक और दिन दहलाने वाली घटना सामने आती है। दीपू चंद्र दास, एक हिंदू मजदूर जो गारमेंट फैक्ट्री के बाहर काम करता था, सिर्फ एक अफवाह की वजह से भीड़ के हाथों मारा गया। उसका इल्ज़ाम लगा कि उसने इस्लाम के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा कहा था। भीड़ ने इस बात पर उसे पहले खूब पीटा और पीट कर मार दिया। फिर उसकी लाश को पेड़ से लटकाकर उसमें आग लगा दी और इन सब का वीडियो बनाकर खूब ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए। बांग्लादेश की काउंटर टेररिज्म फोर्स आरएबी का कहना है कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जो ये बात को प्रूव कर सके कि दीपू दास ने इस्लाम की इंसल्ट की थी। मतलब एक झूठी अफवाह बिना प्रूफ एक आदमी की जान लेने के लिए काफ़ी है। बांग्लादेश की माइनॉरिटी, खासकर हिंदू कम्युनिटी के लिए ये कहानी नई नहीं है। ये सीन उन्होंने पहले भी कई बार उन्होंने देखा है। बांग्लादेश हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल जैसे राइट ग्रुप बार बार इस चीज़ को डॉक्यूमेंट कर चुके हैं कि जब भी बांग्लादेश के अंदर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, चाहे वो अर्ली 2000 का टाइम हो जिसमें बीएनपी और जमात का दौर था, या फिर 2024 का पोस्ट हसीना केओस हो, अक्सर हिंदू घर, दुकानें और मंदिरों पर टारगेटेड अटैक होते आए हैं। इन घटनाओं के कारण बांग्लादेशी हिंदू फैमिली क्वाइटली इंडिया के बॉर्डर स्टेट की तरफ निकल जाते हैं, जिसके बाद ये सिर्फ बांग्लादेश का इशू नहीं रहता बल्कि इंडिया के लिए भी डेमोग्राफिक एंजाइटी और पॉलिटिकल पोलराइजेशन का कारण बन जाता है। अब इंडिया इस मुद्दे पर बात करे और उससे पहले ही बांग्लादेश उल्टा इंडिया को अल्टीमेटम देने लगता है कि अगर इंडिया बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी पर हो रहे वायलेंस को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जाता है, तो बांग्लादेश भी इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी के इशू को ग्लोबल मुद्दा बना देगा। This was probably one of the largest funerals in recent times in Bangladesh's history. People from all walks of life, tens of thousands gathered here in Manik Mia Avenue in front of the National Parliament. 19 दिसंबर 2025 को ढाका में यूएस एम्बेसी ने काफ़ी स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट जारी किया। अब ये सिर्फ एक फॉर्मल कंडोलेंस नहीं था, फ्यूनरल के एक्सपेक्टेड क्राउड के लिए सिक्योरिटी अलर्ट के साथ में ये एक एंटी इंडिया यूथ लीडर को इंटरनेशनल अटेंशन देने का जरिया बन गया, जो नॉर्मली इंटरनल पॉलिटिकल फिगर के लिए यूएस रेयरली करता है। अब फॉर्मर इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने भी इसे डिप्लोमेटिकली अनयूजुअल कहा और सवाल उठाया कि अमेरिका क्यों पब्लिकली शोक जाहिर कर रहा है। अब सवाल सीधा और सिंपल है, क्या अमेरिका हसीना जैसे इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट से नाराजगी दिखा रहा है या बस प्रो डेमोक्रेसी यूथ को सपोर्ट कर रहा है, फिर चाहे उनका इंडिया के खिलाफ स्टांस हो। अब इन सब की टाइमिंग इसे और सेंसिटिव बना देती है क्योंकि 2026 में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं। You see, China is our very bestest friend and China has been contributing in our development. China actually is our development partner. शेख हसीना के हटने के बाद इंटरिम चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन तेजी से चाइना की ओर मोड़ दी। मार्च-अप्रैल 2025 में यूनुस का चाइना विजिट इस शिफ्ट का प्रूफ था, जहां नो इकोनॉमिक एग्रीमेंट जैसे चाइनीज लोन पर इंटरेस्ट कट और मंगोला पोर्ट एक्सपेंशन जैसे कमिटमेंट बांग्लादेश को मिले। ये सिर्फ इकोनॉमिक डील नहीं है बल्कि इंडिया के ट्रांजिट एक्सेस को काउंटर करने और बांग्लादेश को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के और ज़्यादा करीब लाने की साजिश है।
मिलिट्री फ्रंट पर तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। फोर्स गोल 2030 के अंडर आज चाइना बांग्लादेश का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर बन चुका है। 2019 से 2023 के बीच में टोटल डिफेंस इंपोर्ट का लगभग 72% चाइना से आया, जिससे बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट चाइनीज आर्म बायर बन चुका है। गोल्डन फ्रेंडशिप 2024 जैसी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ने इस पार्टनरशिप को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। जून 2025 क्यूमिंग में हुई चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश की ट्राइलेटरल मीटिंग इंडिया की कंसर्न को और गहरा बनाती है, क्योंकि यहाँ एक कोऑर्डिनेटेड इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए ईस्ट में बे ऑफ बंगाल के पोर्ट से और वेस्ट में पाकिस्तान के सी पैक के थ्रू चाइना को एक्सेस देने की बात सामने आई है। और अब हादी की मौत के बाद का रेडिकलाइजेशन, पुराने इंसर्जेंसी का पॉलिटिक्स में वापस आना और ये जियो पॉलिटिकल शिफ्ट मिलके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए एक सीरियस रिस्क क्रिएट करता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आमतौर पर चिकन नेक भी कहा जाता है, नॉर्थ बंगाल का सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा एक पतला सा लैंड स्ट्रिप है। ये इंडिया का एकमात्र लैंड कनेक्शन है जो हमारे 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को बाकी देश के साथ में जोड़ता है। इसके दोनों तरफ नेपाल, बांग्लादेश, भूटान है और थोड़ी दूर पर चाइना भी, जिसके कारण इसे इंडिया की बहुत ही सेंसिटिव लोकेशन माना जाता है। इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट और स्ट्रैटेजिक स्टडीज काफ़ी टाइम से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के रूप में देखते रहे हैं। एक ऐसा पतला बॉटलनेक जहां अगर क्राइसिस के टाइम पर डिसरप्शन हो गया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट फिजिकली मेनलैंड इंडिया से कट ऑफ हो जाएगा। ग्रेटर बांग्लादेश मैप और एंटी इंडिया फोर्स की बातें और ओस्मान हादी की जो डेथ हुई है, ये सब मिलके सिर्फ बांग्लादेश की इंटरनल ट्रेजेडी नहीं बल्कि दिल्ली के प्लानर के गले का एक बड़ा कांटा बन चुकी है। और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता है, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक और दीपू चंद्रा दास की किलिंग वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स के अंदर में एक नया फ्लैश पॉइंट ले आई है। बीजेपी कह रही है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बॉर्डर टाइट करने पड़ेंगे और सीएए को जल्दी से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि जो परसिक्यूटेड हिंदू हैं इनको इंडिया में शेल्टर दिया जा सके। शुभेंदु अधिकारी कोलकाता में रैली कर रहे हैं और बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के चीफ वार्निंग दे रहे हैं कि अगर टीएमसी रही तो बंगाल के अंदर में भी कल को बांग्लादेश जैसी रेडिकल सिचुएशन बन सकती है। जहां यूनुस का विरोध करने पर दीदी की फोर्स हिंदुओं पर टूट पड़ी और इसमें आश्चर्य करने जैसी भी कोई बात नहीं। अब 2026 के बंगाल असेंबली इलेक्शन बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जिसमें बांग्लादेश का जो ये नया क्राइसिस है ना, ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। बीजेपी अपना कैंपेन परसिक्यूटेड हिंदुओं को सीए से प्रोटेक्ट करो एंगल के साथ चलाएगी, जबकि टीएमसी का मैसेज होगा कि बंगाल का सेकुलर फैब्रिक बचाओ और बीजेपी की पोलराइजेशन से बचो। साथ ही लेफ्ट और कांग्रेस एंटी इंपीरियलिस्ट और ह्यूमन राइट फ्रेम को पुश करेगी, जहां प्रियंका गांधी ऑलरेडी मोदी जी के माइनॉरिटी पर साइलेंस को ओपनली क्वेश्चन कर रही है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। अब बांग्लादेशी यूथ को फैसला कर रहा है, क्योंकि एक तरफ है उनका रेवोल्यूशन और दूसरी तरफ है रेडिकल फोर्स और एक्सटर्नल एजेंडा, जो एक डेथ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ढाका का ये फैसला सिर्फ बांग्लादेश का नहीं, पूरे साउथ एशिया और खासकर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लिए एक गेम चेंजर होगा, जहां सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा और स्टेबिलिटी सबसे बड़ा कंसर्न रहने वाली है। इस इलेक्शन के बाद या तो बांग्लादेश एक नया डेमोक्रेटिक चैप्टर की तरफ बढ़ेगा या फिर केओस और स्ट्रैटेजिक रिस्क साउथ एशिया के लिए एक नई प्रॉब्लम बन जाएगा। जय हिंद।